सो चैप्टर नंबर 19, इसमें बहुत सारे सेक्शंस थे, जैसे कि अपीलेट बोर्ड और ये स्टाफ ऑफ अपीलेट बोर्ड। तो ये सारे सेक्शंस अब सब सेक्शंस कैंसिल हो गए। तो कोई मुझे बताएगा अपीलेट बोर्ड क्या था? बिकॉज ये क्वेश्चन कैंसिल भले हो गया बट अपीलेट बोर्ड के बारे में इंटरव्यू में ज़रूर पूछा गया था मेरे से। क्या मैंने बताया हुआ है आप लोगों को? एनीवन? यार अपीलेट बोर्ड, हम्म किसी ने तो माइक ओपन किया। So appellate board, as a definition 2(1)(e) में आएगा राघव। हम्म। एंड अभी appellate board नहीं है, उसको IPD करके हम्म। चेंज हुआ है। ठीक है। तो I think it is based on the recent amendment। यस। सो अपीलेट बोर्ड बेसिकली क्या था कि जो आईपी से रिलेटेड अपील्स और डिस्ट्रीब्यूट्स को, पेटेंट से रिलेटेड, ट्रेडमार्क से रिलेटेड अपील्स को हैंडल करता था, और उसको अब डिमोलिश कर दिया गया है। एंड इन प्लेस ऑफ अपीलेट बोर्ड अभी हम अपील्स के लिए कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट में जाते हैं। एंड हाई कोर्ट में वी हैव स्पेशल डिविजन्स कॉल्ड आईपीडी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिविजन्स। ओके। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम यही देखेंगे कि अपील्स वगैरह, हम अगर हमें पेटेंट एक्ट में कोई प्रॉब्लम है, वी आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ कंट्रोलर और वी आर नॉट हैप्पी विद एनी डिसीजन, देन वी कैन अप्रोच टू हाई कोर्ट। ठीक है, अपील हम कर सकते हैं वहाँ पे। ओके। तो इसमें ये सारे सेक्शंस जो अपीलेट बोर्ड से रिलेटेड थे अब वो कैंसिल हो गए हैं। तो हम सबसे पहला सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 117 ए। तो 117 ए में तीन चार सेक्शंस हैं, चार हैं, सब सेक्शंस हैं। तो सबसे पहला है जनरल रूल, नो अपील अनलेस अलाउड। सो देखो क्या बोल रहा है कि आप कंट्रोलर के हर डिसीजन के लिए अपील नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। आप कंट्रोलर के हर एक, जैसे कंट्रोलर ने कोई भी डिसीजन दिया तो आप ये नहीं कि हर डिसीजन के लिए अपील करने पहुंच गए। कोई एक एग्जांपल दो जिसमें अपील हम नहीं कर सकते। तो इतना पेट। सिक्रेसी डायरेक्शन। हाँ, वेरी गुड रजनीश। सिक्रेसी डायरेक्शन वाले इसके लिए हम अपील करने नहीं जा सकते। ठीक है। तो अब इन्होंने बताया है कि हम अपील जो है वो सिर्फ सब सेक्शन 2 में जो एक लिस्ट दी गई है ना, ठीक है ना, इन सेक्शंस में जो ये लिस्ट दी हुई है, इस सब सेक्शन में जो ये लिस्ट है, हम सिर्फ इन सेक्शंस में अगर कंट्रोलर ने कोई डिसीजन दिया है तो हम उसके लिए ही अपील कर सकते हैं। ठीक है। सो अपील्स कैन ओनली बी मेड ऑन सबसेक्शन 2 फॉर कंट्रोलर और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन। अगर आप किसी के भी डिसीजन से खुश नहीं हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट या कंट्रोलर के डिसीजन के लिए अपील्स कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जिनमें हम अपील कर सकते हैं, तो इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट इट सेज, appeal shall lie to the high court from any decision, order or direction of the controller or central government under the following sections। तो इन sections में आप अपील फाइल कर सकते हैं। ओके। सो लेट्स सी, सबसे पहले है सेक्शन 15। देखते हैं किसको कितना याद है। सेक्शन 15 में क्या था बताओ? सेक्शन 15 में था पावर ऑफ कंट्रोलर टू रिफ्यूज और रिक्वायर अमेंडेड एप्लीकेशंस इन सर्टेन केसेस। ठीक है। तो कंट्रोलर जो थे वो आपकी जो भी पेटेंट एप्लीकेशन थी उसको रिफ्यूज भी कर सकते थे और ये भी बोल सकते थे कि अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे अगर ही इज़ नॉट हैप्पी विद योर कंटेंट। ठीक है। तो अगर उन्होंने रिफ्यूज़ल की रिक्वेस्ट दे दी है तो आप यहाँ पे अपील कर सकते हैं। फिर सेक्शन 16 में अगर उन्होंने कोई डिसीजन दिया, सेक्शन 16 तो सबको याद होगा,
टेल मी। डिविजनल एप्लीकेशन। डिविजनल एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 17 में अगर कोई डिसीजन है तो उसके रिगार्डिंग भी आप अपील कर सकते हैं। सेक्शन 18 में भी आप अपील कर सकते हैं, सेक्शन 19 में भी कर सकते हैं। सेक्शन 19 क्या था? पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। सेक्शन 20 सब सेक्शन 4 में भी आप कर सकते हैं। तो सेक्शन 20 क्या था? सेक्शन 20 था ऑर्डर रिगार्डिंग सब्सटीट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट, जब हमें किसी भी एप्लीकेंट का नाम चेंज करवाना होता था बिफोर द ग्रांट, ठीक है। फिर अब देखो, सेक्शन 25 में नहीं कर सकते, ऑपोजिशन वाले केस में नहीं कर सकते, सेक्शन 28 में कर सकते हैं। सेक्शन 28 था मेंशन ऑफ इन्वेंटर, अगर इन्वेंटर का नाम नहीं आपने लिखा है तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं। तो इस केस में भी जो भी डिसीजन होगा दैट इज ऑल्सो अपीलेबल, ठीक है। फिर सेक्शन 51, सेक्शन 51 वाज रिलेटेड टू को ओनर्स। तो को ओनर्स में क्या डिसीजन होता था कि अगर दो को ओनर्स के बीच में डिस्प्यूट है तो वो कंट्रोलर के पास जाते थे डिस्प्यूट को सॉल्व करवाने। अब अगर कंट्रोलर ने किसी एक डिसीजन एक किसी दूसरे के पक्ष में दे दिया तो वहाँ पे भी ये आप अपील कर सकते हैं। देन सेक्शन 54 पेटेंट ऑफ एडिशन से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे। सेक्शन 57 अमेंडमेंट्स। देन सेक्शन 60 एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स्ड पेटेंट, ठीक है। तो अगर लैप्स्ड पेटेंट से रिलेटेड कोई भी इशू है देन ऑल्सो यू कैन अप्रोच सेक्शन 61। सेम सेक्शन 63, सेक्शन 63 इज सरेंडर ऑफ पेटेंट, ठीक है। आप वॉलेंटरली सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर करने में भी क्या, सरेंडर करने में भी ऑपोजिशन होता था? यस सर अबव। यस। तो सरेंडर करने में कौन अपोज करता था? जिनको लाइसेंस करा हुआ जिनको है। लाइसेंस करा हुआ है। वेरी गुड, इंटरेस्टेड पर्सन, गुड। तो ऑपोजिशन के लिए हम कौन सा फॉर्म यूज करते हैं जो कि बहुत कॉमन फॉर्म है? सारे हर टाइप के ऑपोजिशन में यूज होता है। ऑब्वियसली पोस्ट ग्रांट प्री ग्रांट में मत बताना, नोटिस ऑफ ऑपोजिशन देने के लिए 14। 14, ग्रेट, 14। गुड 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 गुड, ठीक है। फिर सेक्शन 66 रेवोकेशन ऑफ पेटेंट एंड पब्लिक इंटरेस्ट। रेवोकेशन ऑफ पेटेंट एंड पब्लिक इंटरेस्ट क्यों होता था कि अगर कोई पेटेंट जो है वो पब्लिक के लिए इट्स नॉट गुड तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिवोक कर देती थी। कैसे कैसे कर देती थी? बाई गिविंग अ नोटिस इन, कहाँ पे? ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल gazette गैजेट, में। ऑफिशियल गैजेट, ओके। सो किसी का ज़रूरी पेटेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई ये तो सही नहीं है, उन्होंने रिवोक करवा दिया, तो आप इसके लिए भी अपील कर सकते हैं। देन सब सेक्शन 3 ऑफ 69, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ असाइनमेंट्स, ठीक है। तो ये असाइनमेंट्स और ट्रांसमिशंस वगैरह में भी आप कर सकते हैं। सेक्शन 78, सेक्शन 78 इज पावर ऑफ कंट्रोलर टू करेक्ट द क्लरिकल एरर्स, ठीक है। छोटे मोटे कोई एरर्स हैं बट यू आर नॉट हैप्पी विद देम सो यू कैन अपील टू द हाई कोर्ट। सब सेक्शन 1 to 5 ऑफ सेक्शन 84, 85, 88, 91, 92 एंड 94। तो प्लीज बिना देखे आप मुझे बताइए सेक्शन 84 क्या है? कंपलसरी लाइसेंस। कंपलसरी लाइसेंस। 85 क्या है? इससे रिलेटेड। रिवोकेशन ऑफ कंपल्सरी हाँ, लाइसेंस। गुड, रेवोकेशन ऑफ कंपलसरी लाइसेंस। तो ये रेवोकेशन कंपलसरी लाइसेंस का क्यों किया गया था? इवन आफ्टर जब भी कंपलसरी लाइसेंस ग्रांट हो गया है उसके बाद भी यू आर नॉट द पर्सन हु हैज गॉट द कंपलसरी लाइसेंस, जिसको कंपलसरी लाइसेंस मिल गया है वो पर्सन भी अब सही से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है या फिर वर्किंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा। तो अब अच्छा क्या होगा कि जब उसको कंपलसरी लाइसेंस मिला है तो उसके 2 साल के बाद अब उसको रिवोक ही कर दो, पूरे पेटेंट को ही रिवोक कर दो, ठीक है। तो इस रिवोकेशन का भी अपील आप कर सकते हैं। देन सेक्शन 88, सेक्शन 88 क्या था? सेक्शन 88 में एक सब सेक्शन 4 था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। पावर ऑफ ग्रांटिंग बाय कंट्रोलर। हाँ, पावर ऑफ ग्रांटिंग बाय कंट्रोलर, मतलब कि कंपलसरी लाइसेंस को कंट्रोलर कैसे ग्रांट कर रहे हैं, तो क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। इसमें एक सबसेक्शन 88 सबसेक्शन 4 था जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस को आप रिवाइज कर सकते थे कंपलसरी लाइसेंस की, ठीक है। कि अगर आपने कंपलसरी लाइसेंस ले लिया है कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन पे, फिर आपको घाटा हो रहा है तो आपकी हालत खराब हो चुकी है, देन यू रिक्वेस्ट टू द कंट्रोलर टू चेंज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कंपलसरी लाइसेंस, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्म यूज होता था?
Form 17. 20 राघव, फॉर्म 20 20, 20 राघव. फॉर्म 20, फॉर्म 17 नहीं. फॉर्म 17 तो प्रिया इट वाज फॉर कंपलसरी लाइसेंस. ठीक है. सो टर्म्स एंड कंडीशंस को देखो, कंपलसरी लाइसेंसिंग में 4 ही फॉर्म है. ठीक है. कंपलसरी लाइसेंस का टेस्ट होने वाला है इस वीक ही. सो कंपलसरी लाइसेंस में सिर्फ 4 ही फॉर्म्स हैं. पहला फॉर्म 17, दिस इज फॉर कंपलसरी लाइसेंसिंग. ओके, एनी टाइप ऑफ कंपलसरी लाइसेंस, जो भी 4 टाइप के मैंने कंपलसरी लाइसेंस बताए हैं. देन देर इज फॉर्म 19. फॉर्म 19 है रेवोकेशन के लिए. ठीक है, जैसे कंपलसरी लाइसेंस मिल गया है उसके बाद भी द पर्सन इज नॉट एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, तो रेवोकेशन आप कंपलसरी लाइसेंस के बाद पेटेंट का करवा सकते हैं. फॉर्म 19. देन देर इज फॉर्म 20, टर्म्स एंड कंडीशन को रिवाइज करवा सकते हैं अगर जब आपको कंपलसरी लाइसेंस मिला है. और उसके बाद है फॉर्म नंबर 21, जिसमें आप टर्मिनेशन ऑफ कंपलसरी लाइसेंस करवा सकते हैं. ठीक है, तो टर्मिनेशन ऑफ कंपलसरी लाइसेंस ये सेक्शन 94 में आता है. तो टर्मिनेशन ऑफ कंपलसरी लाइसेंस की रिक्वेस्ट कौन डालेगा? पेटेंटी. पेटेंटी डालेगा. पेटेंटी. ठीक है. क्यों पेटेंटी क्यों डालेगा? क्योंकि पेटेंटी बोलेगा कि जिन कंडीशंस की वजह से आपने किसी और को कंपलसरी लाइसेंस दिया था, यानी कि वर्किंग रिक्वायरमेंट या जो भी रिक्वायरमेंट्स थे, अब वो रिक्वायरमेंट्स मैं सारी फुलफिल करूंगा. तो इस चीज़ का अपोज कौन करेगा? टर्मिनेशन ऑफ कंपलसरी लाइसेंस का अपोज कौन करेगा? जिसको कंपलसरी License. लाइसेंस मिला है. बिल्कुल, Licensing. लाइसेंसी विल अपोज इट बाय यूजिंग सम ऑब्जेक्शंस. Form ओके, 20. फॉर्म नंबर 14. ठीक है. तो इन चीज़ों का भी अपील आप कर सकते हैं. देन सेक्शन 92. सेक्शन 92 क्या था? देखो 4 टाइप के कंपलसरी लाइसेंस बताए थे. एक तो सेक्शन 84 में जनरल कंपलसरी लाइसेंस. देन सेक्शन नंबर 91 में लाइसेंसिंग ऑफ रिलेटेड पेटेंट्स. अगर आपके पास एक पेटेंट है, आपको उसका कंपलसरी लाइसेंस, लाइक आपने किसी के पेटेंट का कंपलसरी लाइसेंस ले लिया है, एंड देन व्हेन यू आर वर्किंग ऑन दैट, सामने वाले का पेटेंट इन्फ्रिंज हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको कंपलसरी लाइसेंस मिल जाता था. ठीक है, बट कंडीशन ये थी कि आप भी रेडी होने चाहिए अपने पेटेंट का कंपलसरी लाइसेंस देने के लिए, अपना लाइसेंस देने के लिए, नॉट कंपलसरी. ठीक है, तो दिस वाज लाइसेंसिंग ऑफ रिलेटेड पेटेंट्स. फिर सेक्शन नंबर 92 में क्या था? स्पेशल प्रोविजंस फॉर जब कोई एपिडेमिक टाइप सिचुएशन थी, नेशनल इमरजेंसी, एक्सट्रीम अर्जेंसी, ये सारी सिचुएशंस जब आ रही थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे रही थी, देन ऑल्सो यू कैन ऑप्ट फॉर कंपलसरी लाइसेंस. ठीक है, तो ठीक है, अगर जिसको याद है वेरी गुड, ग्रेट. जिसको नहीं याद है तो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. कोई डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है. आप एक बार रिवाइज करेंगे आपको भी सब याद आ जाएगा. ठीक है, रिवीजन का अच्छा तरीका ये है, जिस भी टॉपिक में आप कंफ्यूज हैं उसका आप वीडियो ओपन कीजिए, उसको 1.5x 1.25x जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें लगाइए, हेडफोन्स लगाइए और उसके नोट्स रखिए. आपको 1 घंटे में पूरा टॉपिक रेडी हो जाएगा. देखो मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी, तो ये यूट्यूब पे कुछ वीडियो लेक्चर्स हैं डॉक्टर फिरोज़ अली के, ही इज़ फ्रॉम IIT मद्रास, जिनका कोर्स भी आता है NPTEL पे. तो मैंने अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कुछ टॉपिक्स की वहाँ से डेवलप की थी. तो मुझे जब किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन होता था या फिर जब मैं रिवाइज करता था, तो जो टॉपिक्स मैंने उन वीडियोस से पढ़े थे वो मैं सुन लेता था और वो मुझे एकदम फ्रेश हो जाता था, रेडी हो जाता था. तो आपको अगर रिवीजन करना है, जल्दी करना है, तो ये ही बेस्ट तरीका है. ठीक है, तो इन मैटर्स में अपील्स आप फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में. ठीक है, दिस इज़ अ लिस्ट. सो आपको ऐसा नहीं है कि इन लिस्ट को याद रखना है, बट हाँ अगर आप कर सकते हो देन इट इज़ वेरी गुड. बट ये कंपलसरी लाइसेंसिंग वाली जैसे लिस्ट है, ये तो अपने आप ही याद हो जाएगी. ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे सेक्शन 16, 17, 18, 19, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे 1-2 बार पूछा गया है कि उन्होंने 4 सेक्शंस की लिस्ट दे दी है और उन्होंने पूछ लिया है कि इनमें से किस सेक्शन में हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं. तो अगर आप कोई निमोनिक वगैरह बना सकते हैं, जैसे 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ तक तो कंटिन्यूस ही है. उसके बाद 28, 51, 54, 57, 60, तो ये आपको याद करना है. बाकी कंपलसरी लाइसेंसिंग वाला तो अपने आप ही आपको याद हो जाएगा. ठीक है, तो 15 से 20 तक है और बीच में कुछ सेक्शंस हैं, तो आप इनकी एक लिस्ट बना लेना. अगर याद हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है. ये फ्री फंड के मार्क्स हैं, इनको आप मिस मत करिएगा. ठीक है, ओके.
सो नेक्स्ट देखते हैं अपील्स टू हाई कोर्ट में। नेक्स्ट सेक्शन है कैसे आप करेंगे, ठीक है। तो एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, तो अभी हम देखेंगे कौन सा फॉर्म है, एंड शैल बी वेरीफाइड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल बी accompanied by a copy of the decision order of direction appealed against by such fees as may be prescribed। तो जब भी आप अपील फाइल करेंगे तो वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होगी, प्रॉपरली वेरीफाइड होगी, एक कॉपी देंगे आप, जो भी आप जिस भी ऑर्डर के लिए आप अपील करें, जैसे कंट्रोलर ने ऑर्डर दे दिया कि आपके पेटेंट को कंपलसरी लाइसेंस के थ्रू कंपलसरी लाइसेंस टर्मिनेट हो रहा है, तो वो ऑर्डर की आप कॉपी देंगे और प्रॉपर फीस देंगे, प्रॉपर फॉर्मेट में देंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। ओके, फिर एक टाइमलाइन होगी, तो आपको याद रखना है इसमें कि जो भी आप अपील फाइल करेंगे, ठीक है, जैसे कंट्रोलर ने आज डिसीजन दे दिया कि आपके पेटेंट को रिवोक करा जा रहा है इवन आफ्टर कंपलसरी लाइसेंस, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी डिसीजन के लिए अपील करेंगे तो वो अपील आपको करनी है विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस एंड नोट इट डाउन, जो भी आपको अपील करनी है विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन, ओके। Okay, give me a minute. Okay. फिर ये वाले सेक्शंस भी ओमिटेड हैं 117B C D, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 117E पे। तो 117E क्या कह रहा है, अपीयरेंस ऑफ कंट्रोलर इन लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो देखो ये सेक्शन क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये सेक्शन ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो कंट्रोलर साहब हैं वो कब और कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स में। मींस हाई कोर्ट में अगर आपकी आप कंट्रोलर के डिसीजन के लिए कहाँ अपील करने जाओगे, कंट्रोलर के डिसीजन के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन के लिए आप हाई कोर्ट में अपील करने जा रहे हो। तो अब यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि क्या कंट्रोलर भी उन अपील्स का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। तो कब और कैसे बन सकते हैं, पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं या नहीं, तो ये सब हम देखेंगे। तो इसका बेसिकली क्या पर्पज़ है, इस सेक्शन का ये पर्पज़ है कि जब भी पेटेंट ऑफिस के डिसीजंस वगैरह ये फाइनलाइज हो रहे हैं हाई कोर्ट में, जुडिशरी में, तो कंट्रोलर इज़ द मेन पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक ग्रांटिंग एंड मैनेजिंग द पेटेंट्स। तो वो भी अपने पॉइंट को क्लैरिफाई कर सकें, वो भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। ओके, तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कंट्रोलर अपीयर हो सकते हैं। तो कंट्रोलर शैल हैव द राइट to appear and be heard in any legal proceedings before the High Court in which the relief sought includes alteration or rectification of the register or in which any questions relating to the practice of the patent office is raised, ठीक है। तो कंट्रोलर के पास राइट है अपीयर होने की और टू बी हर्ड की इन 2 टाइप्स के केसेस में हाई कोर्ट के अंदर। अगर कोई ऐसा केस है जहां पे ऑल्टरेशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर की बात हो रही है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर किस सेक्शन के अंदर होता है बताओ, इन विच सेक्शंस? हाँ, सेक्शन 71। सेक्शन 71। ओके, सो सेक्शन 71 के अंदर आप ये कर सकते हैं। तो अगर कोई भी डिसीजन ऐसा है, जैसे कि अगर मान लो किसी का नाम सब्स्टिट्यूट करवाना है, तो इसमें क्या होगा, रजिस्टर में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अगर इस टाइप के कोई डिसीजन है और रजिस्टर में चेंजेस कौन करता है, हु इज़ द पर्सन ऑथराइज्ड टू डू द चेंजेस इन द रजिस्टर, ही इज़ द कंट्रोलर। तो अगर कोई भी ऐसा डिसीजन है तो कंट्रोलर विल अपीयर। और अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो कि पेटेंट ऑफिस की प्रैक्टिस पे सवाल उठा रहा है, बोल रहा है कि पेटेंट ऑफिस में कुछ फ्रॉड चल रहा है, पेटेंट ऑफिस में कुछ फेवरिज्म चल रहा है, ठीक है। तो अगर पेटेंट ऑफिस
के ऊपर कोई क्वेश्चंस हो रहे हैं, मतलब पेटेंट ऑफिस की प्रैक्टिस के ऊपर कोई क्वेश्चन रेस किए जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो कंट्रोलर के पास पूरा राइट है अपीयर होने का। ठीक है, गॉट इट? ओके, फिर है बी 117E सबसेक्शन बी। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, इन एनी अपील टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलर ऑन एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ अ पेटेंट विच इज नॉट अपोज्ड एंड द एप्लीकेशन इज ईदर रिफ्यूज बाय द कंट्रोलर और इज एक्सेप्टेड बाय हिम सब्जेक्ट टू एनी अमेंडमेंट्स, मॉडिफिकेशंस, कंडीशंस और लिमिटेशंस, or which has been opposed and the controller considers that his appearance is necessary in the public interest। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब when the case is an appeal to the high court from an order of a controller on a patent grant application, जब patent grant application से related कोई भी order होता है इन दो situations में, कब? अगर एप्लीकेशन अपोज नहीं हुई। ठीक है, इफ द एप्लीकेशन वाज नॉट अपोज्ड, अगर कोई भी एप्लीकेशन है जो ग्रांट हो गई है वो अपोज नहीं हुई है। ठीक है, और लाइक ग्रांट नहीं हुई है, ग्रांट के लिए अगर कोई एप्लीकेशन आई है और वो अपोज नहीं हुई, किसी ने उसको अपोज नहीं किया और कंट्रोलर ने पेटेंट को रिफ्यूज कर दिया, मतलब कंट्रोलर इज नॉट हैप्पी विद द कंटेंट ऑफ योर स्पेसिफिकेशन एंड ही हैज रिफ्यूज्ड इट, या फिर एक्सेप्ट कर लिया है विद मॉडिफिकेशंस या फिर कोई कंडीशंस लगा के। ठीक है, देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रजनीश की कोई पेटेंट एप्लीकेशन है, उसने पेटेंट ग्रांट के लिए कोई एप्लीकेशन डाली हुई है, सारा प्रोसीजर हो गया है और उसको किसी ने अपोज नहीं किया। ठीक है, किसी ने भी अपोज नहीं किया, ना प्री ग्रांट अपोजिशन में ना पोस्ट ग्रांट अपोजिशन में, और कंट्रोलर ने उसको रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, कोई अपोज नहीं कर रहा बट कंट्रोलर ने रिफ्यूज कर दिया, या फिर कंट्रोलर ने उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि क्लेम्स को थोड़ा नैरो डाउन कर लो। ठीक है, या ये चेंजेस कर लो, मतलब कंडीशंस लगा दी, मॉडिफिकेशंस करवा दिए कि नहीं ये एप्लीकेशन तभी अप्रूव होगी जब तुम ये चेंजेस करोगे। ठीक है, तो इन सिचुएशंस में जो कंट्रोलर साहब हैं वो और आप खुश नहीं उनके डिसीजन से, तो आप पहुंच गए हाई कोर्ट। तो जब आप हाई कोर्ट पहुंच गए तो क्या होगा बताओ? कंट्रोलर भी अपीयर हो सकते हैं हाई कोर्ट में और वो अपने डिसीजन को डिफेंड करेंगे, जस्टिफाई करेंगे कि मैंने इसलिए ये किया था। ठीक है, फिर दूसरा कोई केस जिसमें कंट्रोलर अपीयर हो सकते हैं, तो अगर एप्लीकेशन अपोज हुई है, पहला तो वो था जिसमें एप्लीकेशन अपोज नहीं हुई थी, फिर दूसरा है विच हैज बीन अपोज्ड एंड द कंट्रोलर कंसीडर्स दैट हिज प्रेजेंस इज दैट हिज अपीयरेंस इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो अगर कोई एप्लीकेशन अपोज हुई है और कंट्रोलर को लग रहा है कि उनका जाना ज़रूरी है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो वो भी हाई कोर्ट में इस केस में भी जा सकते हैं। एंड द कंट्रोलर शैल अपीयर इन एनी केस इफ सो डायरेक्टेड बाय द हाई कोर्ट। और अगर हाई कोर्ट ने ही उनको आदेश दिया है कि आपको इस मैटर में आना है, ठीक है, तो हाई कोर्ट भी डायरेक्शन दे सकता है कंट्रोलर को। तो अगर उन्होंने खुद आने से मना कर रखा है, इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड देन ही कैन कम ऑन द डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, ओके, फिर क्या है तो इस चीज़ का कोई आप एग्जाम्पल दे सकते हो मुझे कि अगर दो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आराम से समझना है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहली चीज़ ये है कि कंट्रोलर कहाँ कहाँ अपीयर हो सकते हैं। एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि अपोज नहीं हुई और उस केस में कंट्रोलर ने एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया या एक्सेप्ट किया विद सर्टेन कंडीशंस, तो वो आएंगे और अपनी बात को जस्टिफाई करेंगे। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो कि अपोज हुई है, मान लो पोस्ट ग्रांट अपोजिशन में अपोज हुई है, प्री ग्रांट अपोजिशन में अपोज हुई है, और कंट्रोलर को लग रहा है कि उनका जानना ज़रूरी है, तो देखो इसका एग्जाम्पल हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि अगर कोई भी एप्लीकेशन है, मान लो कोई लाइफ सेविंग ड्रग की एप्लीकेशन है। ठीक है, लाइफ सेविंग ड्रग की एप्लीकेशन है, कैंसर ड्रग की एप्लीकेशन है, और वो अपोज हो रही है। ठीक है, और अपोजिशन के बाद मान लो वो रिवोक हो गई और लाइक बंदे ने लाइक ये किया, अपील किया हाई कोर्ट में, तो कंट्रोलर अपीयर हो सकते हैं क्योंकि ये लाइफ सेविंग ड्रग की एप्लीकेशन है और उनका अपीयर होना ज़रूरी है क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी है कि ये एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो।
ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी कंट्रोलर कैन अपीयर, ठीक है। Okay, then next is unless the High Court otherwise directs, the controller may, in lieu of appearing, submit a statement in writing signed by him giving such particulars as he thinks proper of the proceedings before him relating to the matter in issue, or of the grounds of any decision given by him, or of the practice of the patent office in like cases, or of the matters relevant to the issues and within his knowledge, as the controller may deem it necessary, and such statement shall be evidence in प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अनलेस द हाई कोर्ट डायरेक्ट्स अदरवाइज, जब तक हाई कोर्ट ने डायरेक्शन नहीं दिया है तो कंट्रोलर में इंस्टेड ऑफ अपीयरिंग पर्सनली सबमिट अ रिटन स्टेटमेंट साइंड बाय हिम, ठीक है। तो अगर हाई कोर्ट ने कंट्रोलर को नहीं बुलाया है तो वो कोई अपना साइन किया हुआ रिटन स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। पर्सनली अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है, तो कंट्रोलर डज नॉट ऑलवेज नीड टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन द हाई कोर्ट, ठीक है। तो वो अपना एक रिटन स्टेटमेंट दे सकते हैं जिसमें वो एक्सप्लेन कर सकते हैं जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उनके बारे में, अपना जो भी उन्होंने डिसीजन दिया है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रैक्टिस ऑफ पेटेंट ऑफिस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर कोई भी और मैटर जो कि उनकी नॉलेज में है उसको भी वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोलर एक रिटन स्टेटमेंट देके भी सारे केस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत ही छोटा सेक्शन है, ये चैप्टर है अपील्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 117A आपको याद रखना है और 117E याद रखना है कि कंट्रोलर कब अपीयर होता है और कब आप अपील कर सकते हैं किन सेक्शंस के लिए, और 3 महीने के अंदर आपको अपील फाइल करनी पड़ती है, ठीक है।